आज मैं आया हूँ हजारीबाग में माँ भद्रकाली डेयरी फार्म। ये डेयरी फार्म आप देख रहे होंगे। ये लगभग इनके यहाँ के जो ऑनर हैं वो 1995 से ये डेयरी फार्म को चला रहे हैं, तो इनके पास बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और साथ साथ ये डेयरी फार्म मैं आपको पूरा घुमाऊंगा और यहाँ ऑनर हैं जो उनसे मैं बात कराऊंगा। तो ये डेयरी फार्म में आप ये चीज़ देखिएगा जो मैंने बात किया कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक डेयरी फार्म से लिया जा सकता है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी चीज़ है कि डेयरी फार्म का जो कंस्ट्रक्शन है, डिज़ाइन, वो 2-3 तरह का होता है। यहाँ पे डिज़ाइन आपको बताएंगे सर कि किस तरीके से ये डिज़ाइन कितना प्रॉफिटेबल होता है। तो चलिए, हमारे पीछे यहाँ के ऑनर हैं, बिना देर किए जानते हैं सर। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय से। मेरा नाम योगेश कुमार सिंह, मटवारी, हाँ, गांधीनगर में हजारीबाग शहर में रहते हैं। डेयरी मेरा पंचशील कॉलोनी है, यहीं पे हाँ डेयरी चल रहा है। और डेयरी 1995 से हम चला रहे हैं। 1995 से डेयरी फार्म कर रहे हैं। स्टार्टिंग में ये यहीं पे स्टार्ट किए थे? नहीं, मटवारी में घर पे स्टार्ट किए थे और एक गाय से स्टार्ट किए थे। एक गाय से? 1995 में जी। तो क्या जर्नी रहा यहाँ तक का, इस जो फार्म में आने तक का जर्नी क्या है? हाँ, जर्नी का विषय बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग गाय लिए, पिताजी दिए थे दूध खाने के लिए। हम लोग जब पढ़ने के लिए आए थे और उसी हाँ दूध सरप्लस हो रहा था, तो उसका खर्चा निकालने के लिए कुछ दूध हम लोग आसपास देने लगे। और उससे बहुत लोग का प्रोत्साहन मिला कि हमको भी दीजिए, हमको दीजिए। और फिर एक एक करके कारवां बढ़ते चला गया और एक एक करके हम लोग गाय बढ़ाते चले गए। तब जाके आपको ये अनुभव हुआ कि इसको जो है एक बिजनेस के तौर पे, शुरुआत में तो वैसे ही स्टार्ट किए थे, लेकिन कब से लगा कि इसे एक बिजनेस के तौर पे लिया जाए, इसमें प्रॉफिट है? मतलब ये कह सकते हैं सडनली 6 महीना हम लोग ये दिमाग में आ गया कि हम इसी काम को करें। और मेरा हाँ शुरू से ये शौक़ था कि एक डेयरी फार्म चलाएं। कहीं सुनते थे अच्छी गाय के बारे में, तो वहाँ देखने के लिए जाते थे। ये मेरा कह सकते हैं कि बचपन का सपना था, एक डेयरी, ऑर्गेनाइज डेयरी हम चलाएं। यानी इनका एक सपना था जो आज ये 1995 से लेके अभी तक ये चला रहे हैं। यही कहा जाता है कि जिसमें आपका रुचि हो वो काम कीजिए, तब उसे आप लंबे टाइम तक लेकर जा सकते हैं। तो अब मैं अंदर डेयरी फार्म लेकर चलता हूँ सर से, विजिट कराते हैं सर। इसमें लगभग कितना आपके पास गाय यहाँ पे है? लगभग कितना गाय यहाँ पे है? हमारे पास मोटा मोटी छोटा बड़ा मिला के 150 जानवर अभी है। 150 जानवर है। ये जो दोनों लाइन देख रहे हैं, दोनों लाइन मिल्किंग का है। दोनों लाइन मिल्किंग का? मिल्किंग का है। मिल्किंग पे कितना गाय अभी है प्रॉपर? अभी मोटा मोटी हमारे पास 70 गाय मिल्किंग में है। 70 गाय मिल्किंग में है। और लगभग 1500 लीटर दूध पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। और हम समझते हैं कि 30 गाय जो है ड्राई है और 50 बच्चियाँ जो 0 साइज से गाय बनने के क्रम में है। तो ये कौन से ब्रीड अभी रखे हुए हैं गाय में? अपने पास प्राय HF ही है। HF है, हाँ। 1-2 गाय है, गिर है, हाँ 2-4 गाय, हाँ 2-4 गाय गिर है, 2-4 साहिवाल है। फोकस HF पर ही है। क्यों ऐसा, क्यों फोकस HF? HF एक तो हाँ क्या है कि हाँ व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो लाभप्रद है। और अगर बोला जाए तो इसका साइकिल जो दूध देने का है, गाभिन होने का जो सिस्टम है, वो स्मूथली हो जाती है। इसीलिए हम लोग HF को प्रॉफिट के नज़र से HF को ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा। और मेल में आप कितना रखे हुए हैं? एक बुल कितना है? एक बुल है और छोटा एक दूध तैयार हो रहा है। ज़्यादा ये नॉर्मल जो है नेचुरल तरीके से, और ये हाँ आर्टिफिशियल, हाँ आर्टिफिशियल वो AI वर्कर आते हैं, वो काम करके जाते हैं। और अपना बुल का भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेचुरल से भी करते हैं। तो दोनों में इतना साल से कर रहे हैं, मैं जानना चाहूँ दोनों में क्या डिफरेंस आपको लगता है? डिफरेंस है कि आर्टिफिशियल सीमेन है जो आज का डिमांड के अनुसार
मतलब लेटेस्ट हर समय उस पर रिसर्च हो रहा है। अभी बुल स्टेशन आपका बिहार पूर्णिया में बना हुआ है। मतलब हाइल्ड गाय का वो अच्छा नस्ल के बुल का वो सीमेन क्वेरी करके उन लोग मतलब वो कैटेगरी वाइज उन लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग वो आर्टिफिशियल जो सीमेन है उसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं। ज़्यादा करते हैं। तो सर इसमें जैसे अगर कोई शुरुआत जैसे करना चाहता है डेयरी फार्म को, तो नए जो फार्मर हैं, नए लोग हैं, बिजनेस में आ रहे हैं, तो उनके लिए क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? किस तरीके से क्या चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टार्टिंग में? देखिए, स्टार्टिंग से फोकस करना चाहिए। एक तो उनको ट्रेनिंग परफेक्ट होना चाहिए, सही जगह पर मतलब गाय का रख रखाव कैसे हो वो अनुभव उनको होना चाहिए। सही गाय का परचेज सही जगह से करें ताकि वो बार्गेनिंग का शिकार नहीं हो। और अगर काम को कंसंट्रेट होकर स्थिर से किया जाएगा तो बहुत शानदार रह सकता है। हाँ नहीं तो ये प्रोफेशन है। इसमें लॉस भी जाता है? हाँ, लॉस होता है। लॉस तो हर व्यापार का लॉस और प्रॉफिट तो वो तो लगा रहता है। लेकिन अगर थोड़ा सावधानी से किया जाए, समय समय से वैक्सीनेशन है और समय से कीड़े का दवा है, हम लोग प्रॉपर फीडिंग करते हैं, कंसंट्रेट फीड देते हैं। जो ट्रेनिंग का बात किया उसमें सब चीज़ सिखाया जाता है प्रॉपर के गाय को कैसे रखा जाए, तो लॉस का गुंजाइश कम बनता है। लॉस का गुंजाइश कम बनता है। जैसे आप देख रहे हैं सभी आपके गाय में पशु में जो है टैग किया हुआ है। हाँ, ये टैगिंग सिस्टम है, इसका क्या प्रॉफिट है? टैगिंग इसका टैगिंग करने के पीछे रीज़न है कि इसका आइडेंटिफाई करना, इसका जो रिकॉर्ड हमको मेंटेन करना है, इसका हिस्ट्री जो मेंटेन करना है कि ये कब बच्चा मतलब कब डेट ऑफ बर्थ इसका क्या है। ये मेरा लक्ष्य जो है इतना दिन में इसको हमको ये सीमेंट डलवाना है गाय बनने के लिए। उसके बाद प्रेग्नेंट हुई तो वो एक हिस्ट्री मेंटेन करने के लिए इनका पूरा इसी से इसका डेटा तैयार करते हैं। जो ये सारा आप टैग जो है नोट करते हैं डायरेक्ट? पार्टिकुलर सबका एक पेज होता है जिसमें क्या है वो पूरा डिटेल। बिल्कुल, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या लैक्टेशन का है, कब इनको ड्राई करना है, ये सारा रिकॉर्ड इसका प्रॉपर रहता है। ये एक चीज़ और मुझे एक ज़्यादा क्वेश्चन मुझे ये चीज़ समझना है कि जैसे मिल्किंग कब तक लेना चाहिए? प्रेगनेंसी होने से कब तक मिल्किंग लेना चाहिए? हम लोग प्रयास करते हैं कि 6ठा महीना से टारगेट करते हैं कि उनको ड्राई करने के लिए। 7वां महीना बिल्कुल ड्राई करते हैं, 2 महीना बिल्कुल ड्राई पीरियड होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग जो है लास्ट तक लेते हैं। नहीं, वो गलत है, वो आगे का परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं मिलेगा। मतलब ये थोड़ा सा प्रॉफिट के लिए हम जो है आगे का गाय को अगर मतलब गाय हेल्दी चाहिए, गाय का जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चा तैयार हो रहा है तो उसका तैयारी के लिए 2 महीना रेस्ट इसको चाहिए, हर हाल में चाहिए। तब जो है ये लॉन्ग टर्म उसका ऑल परफॉर्मेंस गाय भी हेल्दी होगी, और जब गाय हेल्दी होगी तभी एक बच्चा हेल्दी का आप मतलब सोच सकते हैं। और जैसे इसमें मार्केटिंग के लिए स्टार्टिंग से आपका क्या एक्सपीरियंस? तो इतना है कि मार्केटिंग सबसे बड़ी चीज़ है। मार्केटिंग तो पहले जब हम लोग छोटे स्केल पे थे तो सारा दूध पब्लिक में बेचते थे। उसके बाद धीरे धीरे क्या है कि पब्लिक में भी दे रहे हैं दूध, और होटल को दे रहे हैं, कुछ दूध सेंट्रल जेल को दे रहे थे, और दूध का कुछ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हम लोग पनीर बनाते हैं, घी बनाते हैं। अच्छा, घी भी बनाते हैं, पनीर भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो ये बाय प्रोडक्ट बना के भी सेल कर रहे हैं? सेल करते हैं। तो चूँकि बाज़ार में डिमांड है, पब्लिक को ज़रूरत है, पब्लिक को पनीर भी चाहिए, पब्लिक को घी भी चाहिए। भविष्य में और कुछ करने का टारगेट है। जैसे इसका लस्सी है, पेड़ा है, मिल्क शेक है, मतलब दूध का मतलब बाय प्रोडक्ट में और विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग का ज़रूरत है। और ये प्रॉफिटेबल भी है। प्रॉफिटेबल भी है। बना के सेल करना ये प्रॉफिटेबल होता है। आप दूध से जो एक अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ही आप जो है प्राइस ले सकते हैं, लेकिन बाई प्रोडक्ट से आप उस अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। डेयरी जब आप बड़ा करते हैं तो आपको वैल्यू एडिशन में आना होगा, बाय प्रोडक्ट में आना होगा हर हाल में। एक लिमिटेशन है, आप पब्लिक में दूध बेचेंगे तो कितना बेचेंगे। इसलिए बाय प्रोडक्ट में आने से क्या है, कुछ लिक्विड दूध बिक गया, कुछ बाय प्रोडक्ट बिक गया, तो फिर एक डेयरी अच्छे से तैयार प्रॉफिट में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। डेयरी एक स्टार्ट करते हैं तो इससे आपको एक काम से आपको
अनेक तरीके से सोर्स से आप इनकम ले सकते हैं। जैसे सर का इधर वर्मी कंपोस्ट का भी यूनिट लगाए हुए हैं, तो ये भी एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। इसका क्या टर्नओवर है आपका वर्मी कंपोस्ट का? वर्मी कंपोस्ट बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका गोबर का यूटिलाइज हो जाता है, बाय प्रोडक्ट उसको भी आप मान सकते हैं। और उसमें मेरा प्रत्येक दिन कम से कम 15 लोग को रोजगार मिलता है। 15 लोग? हाँ, स्पेशल उसमें सिर्फ खाद में। सिर्फ खाद में 15 आदमी डेयरी में, 15 आदमी खाद में, मोटा मोटी 30 आदमी का रोजगार डेयरी फार्म से चल रहा है। और अगर बाय प्रोडक्ट अगर हम और भविष्य में बढ़ाएंगे तो और आदमी का रोजगार सृजन होगा। उसका टर्नओवर का बात आप किए वर्मी कंपोस्ट का, तो मोटा मोटी पर डे 5 टन हम लोग वहाँ प्रोडक्शन करने का लक्ष्य है। महीना का मोटा मोटी 150 टन, तो साल का आपको 1800 टन वर्मी कंपोस्ट का लक्ष्य है। अच्छा, अभी लक्ष्य अभी कितना? अभी मोटा मोटी हम कह सकते हैं पर डे हम लोग 3 टन के आसपास बना रहे हैं। 3 टन तो मतलब 90 से 100 टन महीना का हम लोग बना रहे हैं। एक साल में कितना ये स्टॉक निकल जाता होगा आपका? हाँ, जो बनाते हैं वो सब निकल जाता निकल है, जाता रुकता नहीं है। कितना ये एक यूनिट जो है 3 महीने तक आपका बन हाँ, चुका है? इसका साइकिल कह सकते हैं प्रॉपर, अगर टाइमिंग मेंटेन हो, समय से उसको पलटना हो, समय से पानी हो उसको, हाँ मतलब वो शेड के अंदर डालने का प्रोसेस हो, या हम लूज हाउस कर रहे हैं तो उसका जो तरीका है, जलकुंभी डालते हैं ताकि उसका मॉइस्चर बने रहे। 3 महीना का साइकिल इसको कर सकते 3 हैं, महीने के साइकिल में आपका ये तैयार हो जाएगा। तो वो यूनिट पे भी मैं लेकर चलूँगा और वहाँ जाके दिखाऊंगा। पहले हम ये जान लेते हैं इस यूनिट के बारे में, और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जानने के लिए। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि ये जो है आपको 2 रो में आपको ये माउथ जो है दोनों का अलग अलग साइड में है, बीच में ये गलियारा है। और आप ये देख रहे हैं यहाँ से जो मैट बिछा हुआ है और इसके नीचे सराउंड जो ढलान है दोनों तरफ, और बीच में आपका यूरिन जो यहाँ से निकलता है ये आराम से निकल के और चला जाए। तो ये सिस्टम सर आप बताएंगे कि ये आइडिया आपको? ये हम लोग, हाँ, हमारे भैया बहुत पहले गए थे हरिद्वार, तो वो मॉडल देख के आया। और ये सेंट्रल जेल, हजारीबाग सेंट्रल जेल में मॉडर्न डेयरी का शेड बना हुआ था, वो उसमें भी हम लोग विजिट किए थे और अपना कुछ एक्सपीरियंस दोनों मिला के और फिर हम लोग किए। ये शेड का मॉडल इस तरह होना इसलिए ज़रूरी है कि जब आप ये पैसेज में चलते हैं तो गाय का 2 चीज़ देखना है हमको, गाय का थन देखना है और गाय का बच्चेदानी से जो अगर गाय हीट में आ रही है तो उसका डिस्चार्ज देखना रहता है, इन्फेक्शन अगर कुछ आ रहा है। तो आप जब पैसेज में आप चलते हैं तो दोनों साइड का जो गाय का मुख्य चीज़ है वो देखने के लिए मिलता है। और यूरिन एकदम क्लीन होकर निकल जाता है। फर्श बनाने में इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बूंद पानी कहीं मेरा फर्श पर रुके नहीं। वो ढलान इसीलिए दिए हैं ताकि ये जो है यूरिन जो है निकल जाए। और जब गाय को यहीं यहाँ भी धो देते हैं ना? बिल्कुल, गाय को यहीं सीट पे धो दिए, रबड़ मैट लगाए हुए हैं इनको आराम से बैठने के लिए। और ये तरीका है कि कल लोग अगर हम यूरिन को भी कलेक्शन करते हैं, बाज़ार में अब डिमांड छिटफुट आ रहा है, बहुत हाँ डिमांड आ रहा है, तो यूरिन को भी भविष्य में हम एक जगह इकट्ठा करके कलेक्शन करके पब्लिक को परोस सकते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट आज हम बना के कर रहे हैं, तो ये भी एक बाय प्रोडक्ट मेरा हो जाएगा। इससे भी जीवामृत और भी बहुत सारा इससे पेस्टिसाइड फंगिसाइड के लिए दवा बनाया जाता है। ये भी एक अच्छा इनकम का सोर्स है अभी के टाइम में। और इसका अभी तो जैसे ऑर्गेनिक का ज़्यादा डिमांड है, तो ऑर्गेनिक में इसका यूज़ होता है। तो ये जो अब आप मैट लगाए हुए हैं, बहुत जगह हम मैट नहीं देखते हैं, इससे क्या बेनिफिट, कितना बेनिफिट आपको मिलता है? मैट नहीं जब हम लगाए हुए थे तो हम लोग गाय का खूर से परेशान हो जाते थे, गाय का ठेवना से परेशान हो जाते थे, गाय का थन से परेशान हो जाते थे। जैसे अगर पक्का फर्श पे रखना है तो हर हाल में मैट आपको लगाना होगा। जैसे अगर हम सोते हैं तो हम अपने आप को कैसे कंफर्ट कर्लन का गद्दा या कोई अच्छा कंफर्टेबल बेड चाहते हैं, वैसे ये नहीं बोलती है, लेकिन आपको इनके भावना को समझना होगा ताकि इनका फर्श में ये खुर नहीं डैमेज हो, इनका थन डैमेज नहीं हो, इनका पैर डैमेज, और बड़ी बड़ी गाय है बैठने में चोटिल नहीं हो। इसलिए हम लोग रबड़ मैट बहुत एकदम कंपलसरी कर सकते हैं, ये ऑप्शनली नहीं, एकदम ये हर हाल में चाहिए ही चाहिए डेयरी में। अगर आप कंक्रीट पे रख रहे हैं तो, अगर आपके पास खुला में रखने का व्यवस्था है
तो बात अलग है। तो एक डिजीज़ पे बात करते हैं यहाँ पे। आप तो इतना साल से चला रहे हैं, कौन सा ज़्यादा जो रोग है वो परेशान करता है एक डेयरी फार्मर को? और हम लोग क्या है कि समय समय से जैसे वैक्सीनेशन करवाते हैं, एफएमडी है, HSBQ है, और समय समय से दवाई का वो किट, हाँ जो हाँ मतलब बैड बैक्टीरिया है उसको मारने के लिए दवा स्प्रे करते हैं। और ये फर्श को हम लोग चूना से, ब्लीचिंग पाउडर से वॉश करते हैं, फिनाइल का छिड़काव करते हैं। अगर नियमित ये सब कुछ होते रहेगा हर हमेशा रूटीन में, तो शायद कोई ऐसा डिजीज नहीं है जो डेयरी को नुकसान करेगा। और ऐसा कोई डिजीज ही नहीं बना है जो डेयरी के लिए एकदम। वैक्सीनेशन कब साल में कितना? वैक्सीनेशन ना हम लोग एफएमडी का टारगेट करते हैं कम से कम साल में 3 बार करें। बूस्टर डोज हम लोग उसको कहते हैं कि 4-4 महीना में उसको हम लोग रिपीट करें, ताकि एफएमडी का भी डेयरी में नहीं मेरा है। आप बूस्टर डोज जब देते हैं तो इनका इम्यूनिटी पावर इतना तगड़ा होता है कि अगर आसपास सराउंडिंग एरिया में अगर वैक्सीन के अभाव में अगर एफएमडी हुआ है तो आपको डेयरी तक वो नहीं आएगा। HSBQ है, बरसात में हम लोग उसका टीका लगाते हैं। और क्या है ना कि बीच बीच में हम लोग हाँ कीटनाशक का प्रयोग करते हैं ताकि बैड बैक्टीरिया को मारा जाए। फर्श को क्लीन रखते हैं, इसको क्लीन करने में हर समय एनर्जी लगाते हैं। तो कोई डिजीज ही नहीं जो डेयरी में आएगा। ये वैक्सीनेशन जो है ये ज़्यादातर किस एज में? सभी एज में? सभी एज में, उसका कोई एज नहीं, कोई एज नहीं। मिल्किंग में है तो उसको भी हाँ, जैसे हम लोग समय से कीड़े का दवाई देते हैं, उसको भी टारगेट करते हैं कि बड़ी गाय को हर 3 महीना में उसको रिपीट करें हम लोग। छोटा जो बच्चा है उसको स्टार्टिंग में हम लोग 21 दिन में चालू करते हैं, और कम से कम 5 से 6 महीना तक हर महीना में एक बार कीड़े का दवाई उनको देते हैं। अगर इतना बढ़िया परफेक्ट मैनेजमेंट होगा तो डेयरी में कोई डिजीज आ ही नहीं सकता है, हमेशा प्रॉफिट में रहेगा। हाँ, और हम लोग को बीच बीच में ट्रेनिंग मिलते रहता है। जैसे हम हरियाणा में ट्रेनिंग लिए हैं, गुजरात में ट्रेनिंग लिए हैं, आपका दिल्ली में ट्रेनिंग लिए हैं, अपना झारखंड में तो हर समय जो मीटिंग रहा, जो ट्रेनिंग रहा उसको अटेंड किए ही हैं। तो ये सब में हर समय ये बताया जाता है लेटेस्ट रिसर्च क्या है, हम आगे क्या सावधानी बरतें हैं, डेयरी को हम प्रॉफिटेबल हाँ बनाने के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं, ये सब का डिस्कशन होता रहता है। तो आपने देखा कि ट्रेनिंग जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर एक अच्छे डेयरी फार्म आप चलाना चाहते हैं तो आपने इतना जानकारी लिया है। एक मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे किस तरीके से हर एक पशु को अलग अलग रखा जाता है। जैसे जो मिल्किंग में है गाय वो अलग रखा जाता है, जो बच्चे होते हैं वो अलग रखा जाता है। प्लस एक और चीज़ ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए आप इधर देख रहे हैं, पशु को एक्सरसाइज के लिए ओपन खोल के रखा जाता है। पशु को वो भी अलग अलग तरीके से रखा जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से आप छोटे छोटे जो काल्फ हैं इधर और उधर थोड़े बड़े हैं, तो इस तरीके से अलग अलग रखा गया है। तो अभी हम सर से जानेंगे कि ये जो है एक्सरसाइज जो है ये कितना फ़ायदेमंद रहता है। सबसे पहला तो आपको बता दें ये कल का भविष्य है। जो अभी छोटा बच्चा है, कोई सप्ताह का है, कोई 15 दिन का है, बहुत प्यारा प्यारा है। हाँ, इन लोग का बैरिकेटिंग अलग है, क्योंकि इनको अभी उतना सेंस नहीं है, इनका हाँ व्यवहार वो बड़े जानवर के साथ मैच नहीं कर सकता है, तो इनको एक अलग बैरिकेट में रख रहे हैं। अलग में रख ये हाँ, ये बैरिकेट में जूनियर बच्चा जो है 0 से 3 महीना तक इनको अलग बैरिकेट में रखते हैं। 3 महीना से जो है मोटा मोटी साल भर तक का इसको अलग बैरिकेड में रखते हैं। उसके बाद आपका जो प्रेग्नेंट है, जिनको ज़्यादा रेस्ट चाहिए, उनको अलग बैरिकेड में, मिल्किंग गाय को अलग बैरिकेड में। ये जो बाहर लूज हाउस का कंसेप्ट है, गाय जब अपना टहलती है तो उनको प्रॉपर धूप मिलता है, अपना समय से वो पानी पीती है और चलने का मौका मिल जाता है। रबर से, कंक्रीट से हट के वो फर्श जब कच्चा मिट्टी में जाती है नेचुरल तरीके से, जो हम लोग का पुराना हाँ परिपाटी रहा था ये ज़मीन पे रखने का, तो वो बहुत ज़रूरी है। अगर व्यवस्था हो तो 24 घंटा लूज हाउस में जानवर रहे, लेकिन हम लोग उस तरह का मॉडल नहीं बनाए थे, इसलिए हम लोग हाँ ये स्टॉल फीडिंग कर सकते हैं, गाय को जो बांध के खिला रहे हैं।
तो कुछ समय हम लोग उसको कच्चा ज़मीन पे भेजते हैं, तो टहल लेती है, उनका जो अंदर का जगह है वो क्लीन हो जाता है, ड्राई हो जाता है, और जानवर को हाँ वो धूप मिल जाता है। जैसे जाड़ा में हम लोग दिन भर बाहर बांधते हैं, गर्मी में रात भर बाहर बांधते हैं। हाँ, तो इससे एक अच्छा मतलब हेल्दी भी रहती है पशु, और आपको जो है जो मिल्किंग में है उनका अच्छा मिल्किंग सही रहता है ना। इससे जो है ये प्रॉफिट ज़्यादातर देखा जाता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं ये चीज़ जो कई जगह का अभाव में उतना नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आपका ये मॉडल है, अगर जो भी फार्मर अपनाते हैं उन्हें कभी भी डेयरी में लॉस नहीं होगा। हाँ नहीं, हर में तो जैसे जो ट्रेनिंग का हम बात किए, एक्सपोजर का बात की, जब आप दुनिया देखते हैं, जब जाते हैं घूमते हैं तो देखते हैं तो लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। कोई कहीं से देख के ही सीखता है। ये बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग का, जो बार बार हम जिक्र किए। जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आप कहीं दूसरे स्थान में जाते हैं, दूसरे स्थान में जाते हैं तो बहुत कुछ देखने के लिए मिलता है, तो आप उसका अनुकरण करते हैं और उसका लाभ आपको मिलता है। अगर लूज हाउस में नहीं भेजेंगे तो स्टॉल फीडिंग में जो गाय को हम खाना खिला रहे हैं, तो डाइजेस्टिंग के लिए जैसे हम कैसे वॉकिंग करते हैं, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हम जिम जाते हैं, डाइट मेंटेन करते हैं, उस तरह इसका भी उतने ज़रूरी है जितना हम अपने करते हैं, उतना जानवर के साथ भी उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसीलिए वो बाहर भेजने का तरीका है। यहाँ पे ये जो बना हुआ है उस साइड में, वो कौन सा यूनिट है? ये इन लोग का फीडिंग, हाँ जो हाँ इन लोग का चारा है, दाना है, उसका ये हाँ रूम है। यहाँ मेरा जो ये आपका फीडिंग का है, ये फीडिंग का है। ये फीडिंग भी कैटेगरी वाइज सबका अलग है, अलग अलग सबका फीडिंग है। 0 साइज से जो 3 महीना का बच्चा है उनका अलग फीडिंग है, जो हिफर है बच्चा 3 महीना से साल भर का, उनका अलग फीडिंग है। जो गाय ड्राई है, जो कम दूध दे रही है, उसका फीडिंग अलग है। जो हाई इल्ड गाय जो ज़्यादा दूध देती है, 20 लीटर 25 लीटर दूध देती है, उनका फीड अलग है। तो ये फीड का गोडाउन कर सकते हैं। इसमें क्या कैलकुलेशन रखते हैं और क्या क्या मटेरियल रहता है? देख रहे हैं कि आप खुद से जो है मिक्सिंग करके तैयार कर रहे हैं। इसमें क्या है कि फुल कंसंट्रेट फीड बनाने के लिए जो साइंस बताता है, जो साइंटिस्ट लोग सजेस्ट करते हैं कि इतना परसेंट खल्ली चाहिए, इतना परसेंट हाँ मक्का चाहिए, चुनी चाहिए, चोकर चाहिए, मिनरल चाहिए, नमक चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो हर एक चीज़ को इसमें हम लोग फॉलो करते हैं। बिल्कुल। क्या रेशियो रखते हैं? हाँ, वो चार्ट देखने से उसका परफेक्ट नहीं बता सकते हैं ना, चार्ट देखने से कि इतना परसेंट हमको खल्ली चाहिए, इतना परसेंट हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, तो इतना परसेंट प्रोटीन चाहिए, ये वो सब चीज़ का चार्ट बना हुआ है। हर एक एज का जो अलग अलग जो है कंसंट्रेट जो है रेशियो रखे हुए हैं। हाँ, हर एज का और हर स्टेप का, हाँ स्टेज के हाँ पशु के लिए अलग अलग आप रख के तैयार किए। तो ये खुद से तैयार करते हैं? बहुत सारा जो पशु आहार रहता है वो भी तो फुल कंसंट्रेट ही रहता है, उसका यूज नहीं करते हैं? नहीं, हम लोग अपने जो हाँ रॉ मटेरियल है अलग अलग जगह से उसको परचेज करके एक कंसंट्रेट फीड जो साइंटिस्ट का जो फार्मूलेशन है उसके आधार पर हम लोग अपने तैयार करते हैं। अच्छा, वो वैसा फूड जो है जो पशु आहार होता है तो वो खिलाना चाहिए या फिर क्या वो अगर किसान सक्षम है तो उनको अपने हाँ सामान मंगा के बनाना चाहिए। अपने आप बनाते हैं तो क्वालिटी को आप ध्यान रख पाते हैं। हाँ, अब फीड वाले क्या है कि हम फीड पर कमेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो क्या डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं वो मेरे लिए अंधकार का विषय है। हम अपने अगर बना रहे हैं तो हमको मालूम है कि हम ये चीज़ इतना दे रहे हैं। बजट को जब कभी कभी कोई चीज़ का प्राइस बहुत बढ़ जाता है तब फीड वाले उसको क्या है हाँ मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट करने के लिए फिर वो हाँ उसका क्वालिटी बिगाड़ देते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि जब आप बड़े काम करते हैं तो आपको हर चीज़ को ऑर्गेनाइज अपने करना होगा। क्वालिटी मैटर वो करता है उसमें, और उसमें वो लोग फार्मर जा सकते हैं जिनको प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, है ना? हाँ। कि ये अच्छे से तैयार कर सके फीड को, तो वो लोग उसमें जा सकते हैं। नहीं तो कोशिश करना है कि इस तरीके से, और पहले तो इस तरीके से ही बनाते थे, बिल्कुल तैयार करके ही देते थे। बिल्कुल। इसमें ये बोला जाता है कि आप सही रेशियो नहीं दे पा रहे हैं, तो जो लोग सही रेशियो प्रॉपर दे सकते हैं वो आप इस तरीके से बना के जा सकते हैं।
किसान थोड़ा अपना सुविधा चाहता है, वो झंझट से बचना चाहता है, इसलिए वो फीड पर आश्रित है। जो आपका रेडीमेड फीड पशु आहार मिलता है, अपने बनाने में है हर रॉ मटेरियल को मंगाना होगा, अलग अलग जगह से उसको हैंडल करना होगा, और फिर आपको स्टॉक लेकर चलना होगा। अपने बनाना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। मेरे पास जो भी किसान आते हैं उनको ये सजेस्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट करते हैं, कोई एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ मिला हुआ है आपका रॉ मटेरियल में? ये इसमें जैसे क्या है, मक्का है, अच्छा, मक्का है, खल्ली है, खल्ली 2 तरह का खल्ली है, हाँ सरसों खल्ली है, कपास खल्ली है, कपास कर लीजिए। हाँ कपास खल्ली है। इसमें हाँ चना का बेसन है, ये अरहर का चूनी है इसमें, और डीआरबी है, डीडीजीएस है, मिनरल है, कैल्शियम है, नमक है, बहुत सारा चीज़ मिलाते हैं हम लोग, सारा मिक्स करके ये बिल्कुल आपका ये साइंटिफिक रेशियो से बिल्कुल। ना चलता है। इसका हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग। चोकर वगैरह सारा कुछ मिला हुआ है आपका। अब आइए हम लेके चलते हैं आपको वर्मी कंपोस्ट जहाँ पे ये तैयार कर रहे हैं वो एरिया में। यहाँ पे ये ड्राई सूखा चारा यहाँ पे स्टॉक में रखे हुए हैं, प्लस ये देखिए यहाँ पे ये प्लास्टिक से जो पैक किया हुआ है, ये इसे साइलेज बोला जाता है। इसका मेकिंग किस तरीके से होता है और ये क्या प्रॉफिट देता है वो मैं जानूंगा। सर इसके बारे में थोड़ा सा। जैसे ये सूखा चारा का बात किए, जैसे कोई हाँ वो धान का कुटी खिलाता है, कोई गेहूं का भूसा खिलाता है, हम लोग ज़्यादा लाइक करते हैं गेहूं का भूसा को, क्योंकि सीजन में इसको स्टॉक कर लेते हैं पूरा साल भर के। किसान को इस पर भी बहुत फोकस करना चाहिए, एकदम हाँ प्राथमिकता के आधार पर इसको फोकस करके स्टॉक करना चाहिए। ये साइलेज का जो आप जिक्र किए, इसमें साइलेज हम लोग देते हैं मकई, जब हम लोग गदरी स्टेज में भुट्टा खाने का स्टेज में रहता है, उसी स्टेज के मकई को हम लोग चॉपिंग करते हैं और उसके बाद मशीन से हम लोग पैक करते हैं। मतलब उसका बाल जो है दाना उसमें उसी में रह जाता है, और एक जब ये फर्मेंटेशन होकर तैयार होता है तो बहुत ही सुपाच्य, बहुत ही एनर्जेटिक भोजन उनके लिए होता है। वो मिक्स करते हैं, वो सूखा चारा में इसको हम लोग मिक्स करते हैं और गाय को प्रोटीन भरपूर मात्रा में प्रोटीन, हाँ। तो ये लॉन्ग टर्म साइलेज बनाने का मेन ये प्रॉफिट है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं। इसको अगर हाँ ये डैमेज नहीं हो, चूहा नहीं काटे, कटे फटे नहीं, तो जितना दिन रख सकते हैं इसको, कहीं दिक्कत नहीं, कोई इसका दिक्कत नहीं। आप जो है इसको सूखे चारे के साथ मिक्स एकदम हर हमेशा खिलाते रहिए, खिलाते रहे। तो ये इसका है। प्लस ये बहुत प्रोटीन से भरपूर होता है, और दूसरा चीज़ है आप इसको लॉन्ग टर्म तक रख सकते हैं। तो इसका कॉस्टिंग कितना लगता है ये प्लास्टिक वगैरह का? ये मोटा मोटी अभी आज के डेट में बाजार में उपलब्ध है, कम से कम 7 से 8 रुपए केजी तक मिल जाता है। अच्छा, एक पैक करने में ये आपका कितना इसमें गया है? ये मोटा मोटी वेट इसका कह सकते हैं अप्रोक्स 50 केजी का है। तो ये पैक करने का मशीन भी रखे हुए हैं? मशीन रखे रोलिंग हुए मशीन, बिल्कुल। तो इस तरीके से आप फीड पे भी ध्यान देना होता है। अगर फीड पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो आपका डेयरी सही से नहीं चल पाएगा। अब आइए, ये वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये तैयार हो गया है बिल्कुल। ये मेरा वर्मी कंपोस्ट हो गया। आप देख सकते हैं हमेशा मोटा मोटी हम लोग के पास 100 टन खाद पड़ा रहता है। डिमांड के अनुसार हम लोग इसको एकदम चाय पत्ती की तरह आपको नज़र आएगा। ये क्लोज करके लीजिए। ये तैयार इनका वर्मी कंपोस्ट है, प्रॉपर तरीके से तैयार। इसे सेल आउट भी करते हैं पूरा ना? ये हर जगह डिमांड के अनुसार ये जाते रहता है। जाता रहता है। ये मेरा ब्रांड का बोरा हो गया। तो जिनको भी वर्मी कंपोस्ट चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कहाँ कहाँ आप जो है ये सेल कर देते हैं? ये हम लोग छत्तीसगढ़ भी भेजते हैं, कभी बंगाल जाता है, कभी बिहार के लोग डिमांड करते हैं। प्राय हम लोग झारखंड में बेचते हैं, जैसे अपना रामगढ़ हो गया, रांची हो गया, हाँ कुछ बोकारो हो गया, धनबाद हो गया, ये सब जगह हम लोग डिमांड के अनुसार भेजते रहते हैं। हाँ। अगर कोई ऑर्डर जैसे देना चाहे आपको, हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं, तो किस तरीके से आपको ऑर्डर दे सकते हैं? ये थोड़ा क्लोज करके दिखाइए। माँ भद्रकाली हाँ डेयरी उत्पादन सह भंडार गृह केंद्र, हाँ ये इनका पैकिंग है और इस नाम से आता है। अच्छा, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। बिल्कुल। ये मोबाइल नंबर से अगर आपको कांटेक्ट करते हैं हाँ तो आप
हाँ, जो उनका रिक्वायरमेंट होगा उसको फुलफिल करेंगे। हाँ, ये मोबाइल नंबर है 9934191374। 74। तो मिनिमम कितना तक आप जैसे कोई ऑर्डर देते हैं? हाँ, जैसे क्या है कि जो दूर के लोग हैं, मान के चलिए यहाँ से आपको रांची भेजना है, तो हम लोग 5 टन कम से कम 5 टन भेजना उचित समझते हैं, क्योंकि उससे छोटा गाड़ी मिलता नहीं। अच्छा, जितना दूर भेजेंगे उतना बड़ा गाड़ी चाहिए। लोकल में छोटा गाड़ी से काम चल जाता है। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ भेजे, हम लोग बंगाल भेजे, तो फिर वो बड़ा गाड़ी लगाना पड़ता है 20 टन 25 टन। छोटा गाड़ी में ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ज़्यादा हो जाता है, तो किसान को थोड़ा भारी पड़ता है। इसलिए हम लोग रांची तक क्या है कि रांची, रामगढ़, ये सब 5 टन कम से कम ऑर्डर से भेज देते हैं। क्या अभी प्राइस चल रहा है ये हाँ, मोटा मोटी हम लोग बल्क में कह सकते हैं कि जो 10 टन 20 टन का ऑर्डर देते हैं उनको 700 रुपये क्विंटल तक, 7 रुपये केजी कह सकते हैं, वहाँ तक हम लोग इसको कर रहे हैं, बल्क में जो ले रहे हैं? बल्क में जो ले रहे हैं। तो जो भी हैं, अगर वर्मी कंपोस्ट चाहिए जो ऑर्गेनिक पे अपना फोकस किए हुए हैं, तो आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। अभी का रेट ये है, अब आप इनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा तो ये आपको पहुँचा दे। अब चलते हैं उधर यूनिट, देखते हैं कि किस तरीके से वर्मी कंपोस्ट को तैयार किया जा रहा है। ये आप इसे ओपन में ही रखते हैं कि ऊपर छावनी देते हैं? हाँ, छावनी नहीं दिए हैं, वो क्या है कि लागत पर बचत वाला बात है। हाँ, चूँकि लंबा चौड़ा एरिया में हम काम कर रहे थे, लगभग ये 2 एकड़ में मेरा काम हो रहा है। कम से कम 500 बेड हमारे पास है, तो शेड बनाने में बहुत लंबा चौड़ा खर्चा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि आप देख रहे होंगे, ये जलकुंभी हम लोग ढके हुए हैं। जलकुंभी ढके हुए चूँकि केचुआ को अंधेरा पसंद है, और जलकुंभी क्या है कि मॉइस्चर को बनाए रखता है, और धीरे धीरे इसको केचुआ खा जाता है। केचुआ खा जाता है तो खाद के क्वालिटी को और बेस्ट कर देता है। इसका 2 विशेषता, एक तो क्या है कि केचुआ के लिए बहुत अच्छा है, खाद के लिए बहुत अच्छा है, और जलाशय के लिए ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो हम लोग वहाँ जो पानी को प्रदूषित कर रहा है, पानी को ख़राब कर रहा है, उसको एक तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, और जब ये किसान के यहाँ जाता है तो ये और लाभकारी हो जाता है। और लाभकारी हो जाता है ये। तो ये एक बेड से कितना तक लगभग आपको मिल जाता है? एक बेड में मोटा मोटी आप मान के चल सकते हैं कि 2 ट्रॉली गोबर एक बेड में लगता है। तो 2 ट्रॉली गोबर लगता है, तो कम से कम कह सकते हैं कि 6 टन इसमें कच्चा गोबर हम लोग तैयार करते हैं। और एक रेशियो हम समझते हैं कि मोटा मोटी जब ये ड्राई होगा तो कम से कम 3 टन माल इसका मिलेगा। 6 टन में कच्चा गोबर में 3 हाँ, टन माल आ जाता है एक आ बेड जाएगा, से। आ इसका लेंथ लगभग कितना है? वो जगह पे डिपेंड करता है, लेंथ को मायने न रखता है, लेकिन हम लेंथ समझते हैं। कितना भी ले सकते हैं आप? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी हमको लगता है कि हम लोग का 20 फीट होगा लंबाई। 20 फीट बाई हाँ, 2.5 से 3 फीट चौड़ाई। 3 फीट चौड़ा। हाँ, चौड़ाई कम इसलिए रखना चाहता है ताकि वो जो है अच्छे से हाँ मेंटेन हो सके, हाँ उलट पलट कर सके हम लोग। ये जैसा कि आपने बताया था, इसका 3 महीने का एक साइकिल होता साइकिल है। तो इसमें क्या क्या चीज़ प्रॉपर ध्यान देना होता है जब स्टार्टिंग में हम बेड? जैसे हाँ, हम बेड जब लगा रहे हैं तो हमको देखना है कि गोबर कम से कम 8 दिन पुराना हो। गोबर में अपने आप गैस होता है, गोबर हीट होता है, तो गोबर पुराना हो। गोबर अगर उलट पलट किया जाए, गोबर ठंडा को हम बेड में लगाएं, उसके बाद भी इसमें वर्म हम डालें, और समय समय से इसको ड्राई नहीं होने दें। हम समय समय से इसमें पानी का स्प्रे करें, और हर 15 दिन में इसको हम उलट पलट करें। पहला 15वां दिन में खाद हमको नहीं मिलेगा, जब दूसरा 15वां दिन मतलब 30वां दिन में हम जब जाएंगे तो एक हिस्सा खाद मिलेगा हमको। अच्छा, और 50% ये लगभग? हाँ, एक हिस्सा मिलेगा। मतलब वो 15-15 दिन में अगर साइकिल अगर समय से हम पहुँच पा रहे हैं खाद तक, तो वो 20 दिन में 15 दिन में खाद निकलते जाएगा। 2-3 राउंड में सारा खाद खत्म हो गया। नीचे का जो बेड बचा, फिर जब हम नया बेड लगा रहे हैं तो वर्म उसमें बचा हुआ है, उसको दूसरी जगह हम शिफ्ट कर दिए, ट्रांसफ़र कर दिए। ये निरंतर ये प्रोसेस चलते रहता है। एक ही बार इससे कंपोस्ट निकाल लेते हैं या फिर जैसा 2-3 टर्म में निकालना पड़ता है, एक बार में नहीं निकलता, नहीं निकलता। हाँ, ये कौन से स्टेज पे अभी है? ये हाँ फर्स्ट स्टेज में है। स्टेज हाँ, में जो आप बता रहे हैं कि 1 महीने पे जो है वो पहली बार हम निकाल लेते हैं 50%, वो कौन सा है स्टेज? जैसे कौन सा है? ये सब अभी पहले स्टेज में है। स्टेज में हाँ, ये जैसे कच्चा गोबर इसमें हाँ अभी उसमें हाँ नया बेड लगा है। नया बेड लगा हुआ। हाँ, जैसे इसका खाद निकल रहा है, ये खाद रेडी है। ये खाद हाँ, एक राउंड पहला राउंड ही निकल रहा है। इसके बाद जो बचेगा इसको कोड़ के फिर हल्का कर दिया जाएगा,
और फिर जब तक इधर दूसरे राउंड हाँ तरफ से लोग आएंगे, फिर ये 15 दिन 20 दिन में ये तैयार हो जाएगा। ये जब केचुआ जो है इसके नीचे अंदर, हाँ, केचुआ का नेचर है कि वो नीचे की ओर जाएगा। अभी जैसे इसको हाँ हल्का ये सिकोड़ के यार इसको खाद निकाल ले रहा है, फिर इसको बढ़िया से उलट पलट कर दिया जाएगा तो केचुआ को आसान हो जाएगा इसको खाने में। फिर 15 दिन में वो खाद हमारा निकल जाएगा, फिर केचुआ नीचे चला जाएगा। उसी तरह प्रोसेस करते करते ये ख़त्म हो जाएगा। और केचुआ जो है जब ये लास्ट हो जाता है तो थोड़ा सा अगर बेड बच गया उसके ऊपर ही डाल देते हैं? नहीं, उसको फिर दूसरे जगह शिफ्ट करेंगे हम। दूसरे जगह से? हाँ, जैसे जो नया मेरा बेड लगा जी, तो वो केचुआ जो बचेगा उसको उठा के हम दूसरा बेड में डालेंगे। दूसरे दिन। तो फिर ये देखते हैं केचुआ, देखिए हाँ केचुआ यहाँ पे केचुआ दिख रहा है। और क्लोज करके दिखाइए इस तरीके से। हाँ। एक बार केचुआ में भी है, एक बार अगर हम परचेज किए केचुआ को हाँ, तो उसे दोबारा फिर परचेज करने नहीं, केचुआ अपने आप मल्टीप्लाई होता Multiply रहता होता है रहता और किसान के यहाँ भी जाता है। किसान के सबसे बड़ा मित्र है केचुआ। सबसे बड़ा हाँ, सबसे ऑर्गेनिक का जो बात कर रहे हैं, सबसे किसान का सबसे बड़ा मित्र है केचुआ। केचुआ का काम है जैसे गोबर को खा के जो ये मल तैयार करता है, यही मेरा खाद है। यही खाद। और केचुआ जब किसान के खेत में जाता है तब मिट्टी को भी उलट पलट करता है, जी, तो वो किसान के हित के लिए बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है मिट्टी के लिए खासकर। हाँ, ये पूरा एरिया में हमारा खाद का ही काम होता है। ये अपना गोबर के साथ साथ बाजार का भी गोबर को हम परचेज करते हैं। अच्छा अच्छा, कितना का टर्नओवर इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट से हो जाता है? मोटा मोटी महीना का 100 टन है तो जोड़ लीजिए। 7 रुपये के हिसाब से आप हाँ। देख सकते हैं। हाँ ये आप ये जो मशीन है इसमें वर्मी हाँ, कंपोस्ट खाद डाल को के फिल्टर करने के लिए कर देते हैं। हाँ फिल्टर करके उसके बाद ही पैक करते हैं। पैक करते हैं। उस स्टेज पे जाता है उसके बिल्कुल, बाद, हाँ। उस स्टेज पे। तो आपने देखा सर ने कितनी अच्छी जानकारी आप लोगों को दिए हैं। तो जैसा जैसा आप सर ने बताया, इस तरीके से आप अगर डेयरी फार्म शुरुआत करते हैं, अच्छी ट्रेनिंग लेके करते हैं और टाइम टू टाइम, सर अभी भी जो है ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, ट्रेनिंग देने के लिए जाते हैं। तो अगर आप भी अच्छे से जानकारी लेके डेयरी फार्म शुरुआत करेंगे तो आपको कभी भी लॉस नहीं होगा, हमेशा प्रॉफिट रहेगा। लेकिन हाँ, एक बिजनेस होता है तो उसमें लॉस और प्रॉफिट होता है। अगर आप लॉस में गए हैं तो जो गलती किए हैं उससे सीखना होता है। एक बार गलती से सीखिएगा, दोबारा वो गलती नहीं करना। एक नया गलती होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलतियों से सीखते हुए आज ये 1995 से अभी तक आज इतना बड़ा डेयरी फार्म का ये ऑनर है और लगभग 30 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो धन्यवाद सर आपको हमारे चैनल पे आने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर की तरफ से। जो भी लोग आपको वर्मी कंपोस्ट यहाँ से चाहिए, यहाँ से आप ले सकते हैं।